हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ाएंगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, काम बड़ा आता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की है, दैट इज़ द करंट के टाइप्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एंड नाउ कम टू द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम करेंगे इसको। तो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J and its formula is current flow through a conductor per unit area। ठीक है, करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं करंट डेंसिटी। अब जरा देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें से ये आपका क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जरा ये देखिए, अगर मैं करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे जरा देखिए कि करंट की डायरेक्शन भी होगी फिर तो करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होगी कि J डायरेक्शन सेम एज करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में J की डायरेक्शन होगी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की कहलाएगी। इसमें कुछ कंडीशंस और लगाई जाती है। देखिए, एरिया जो होता है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट, और एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू करंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो बातें, ध्यान से समझिए। एरिया अलग होता है, एरिया वेक्टर अलग होता है। एरिया देखिए, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कोई भी एक एरिया ले लिया और करंट की डायरेक्शन ये है। अब ये प्लेन है, कोई भी एरिया, और ये करंट परपेंडिकुलर है दोनों, तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट, पहली बात। दूसरी बात, एरिया वेक्टर पैरेलल टू द करंट। अब देखिए, प्लेन ऐसा है, प्लेन ऐसा है, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होता है? जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया था तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताई थी, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर की होती है। तो इसी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो दोनों पैरेलल भी हो गई। तो एरिया तो करंट के साथ परपेंडिकुलर होता है और एरिया वेक्टर करंट के साथ पैरेलल होता है। ये दोनों कंडीशन एक में ही रिप्रेजेंट की जाती है, और J की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? I/A। अगर आपको एक और तरीके से कंडीशन दे दी जाए यहाँ पे, किस तरीके की? मान लीजिए ठीक है, कंडक्टर है यार, और कोई भी आपको ये इस तरीके का, ये आपको कोई भी एक एरिया दे दिया गया, कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया बीच का, इस तरीके से ना रख के थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया उसको। करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब जरा ये देखिए, ये इसके साथ ये जो है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे इस प्लेन के साथ चलिए देखते हैं एरिया क्या होना चाहिए। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट। एरिया ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट एरिया करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है करंट के। नहीं समझे? एरिया थोड़ा सा टिल्ट है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं बना रहा, तो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने तोड़ा, तो ये देखिए, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, यानी ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस सरफेस का, ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट। तो ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? A cos थीटा। तो अब की बार J क्या बनेगा बच्चों? I/A cos थीटा।
ये उस वक्त आता है जब इस तरीके की कंडीशन होती है, व्हेन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टिल्ट सम एंगल विद द करंट, कुछ एंगल पर वो घूम जाए, एरिया जो भी एरिया क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, अगर वो कुछ एंगल पे रख दिया जाए ना करंट के साथ, तो फिर ये एक्सिस है एरिया का, यही है मेन, तो ठीक है, और इसके साथ एंगल बन रहा है ये वाला cos थीटा। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं आपको, तो आई कितना आएगा यहां से, जे ए cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म में करवाऊंगा तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, जे डॉट ए, जे डॉट ए। आई होप बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, ये आगे इसका रिजल्ट यूज होगा, दैट्स ऑल, बाकी इसका यूज बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिसका हमें इंतजार था काफी समय से, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी हम करेंगे आज। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया था, दैट इज करंट डेंसिटी, इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, जस्ट आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब हम करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो चलिए ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा है, सबसे पहली कंडीशन क्या है ओम्स लॉ की, ऑल फिजिकल कंडीशन, ऑल फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइक दिस आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ये पहली कंडीशन है कि सभी चीजें, सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। उस वक्त जब हम कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं और उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं वी पोटेंशियल नाम की, और करंट आई फ्लो करता है, ये कॉमन चीजें हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस V applied across conductor is directly proportional to the current flow through conductor। सिंपल। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगी, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे ही बोलते हैं, यही होती है ना ओम्स लॉ। चलिए, लेकिन याद रखें, अब हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं ना, ये स्केलर फॉर्म में की है हमने, इसकी एक वेक्टर फॉर्म और करेंगे थोड़ी देर में, ये स्केलर फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट है, इक्वल, ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है नॉर्मल, ये डायग्राम सर्किट डायग्राम हो गया नॉर्मल सी। बस एक बात हमेशा माइंड में याद रखनी है कि ओम्स लॉ तभी पॉसिबल होगी जब सारी कंडीशंस क्या होती हैं, कांस्टेंट, स्पेशली फॉर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आपको मालूम है R यहाँ पे क्या है, ठीक है, R को हम कांस्टेंट मानते हैं, R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो सिर्फ ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे करंट बढ़ेगा,
ठीक है, याद रखना जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता चला जाएगा। आर इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन आर भी चेंज हो सकता है, लेकिन कब, जब ये चीज चेंज हो। लेकिन ये चीज तो हमने चेंज नहीं कर रखी ना, तो याद रखना हमेशा आर इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ये हो गई हमारी बेसिक बातें ओम्स लॉ के बारे में। अब हम बढ़ाते हैं, इसका एक छोटा सा ग्राफ आता है वी और आई के बीच में। ग्राफ क्या है इसका, वैसे तो मालूम है आपको ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो कहीं भी एक पॉइंट लेके जब आप एक स्लोप ड्रॉ करोगे दैट इज एंगल थीटा, ठीक है, तो आपको मालूम है कि स्लोप जो होता है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, ये जो स्लोप है। तो एज और चॉइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम एक पॉइंट लूँगा तो ये, तो बताओ मुझे टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वन, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आई, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द रेशियो ऑफ करंट, यही क्या कहलाता है, आर। यानी जो स्लोप होगा ना, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप ही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ये हमेशा याद रखना, ये जो स्लोप होगा यही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ उन कंडक्टर्स के लिए जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है। आर चेंज हो सकता है, मैंने नहीं कहा, ठीक है, आर चेंज हो सकता है लेकिन एक कंडीशन पर। कब, जब टेम्परेचर में चेंज आए, जब प्रेशर में चेंज आए, यानी फिजिकल कंडीशंस में जब चेंज आता है तब जाके आर चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाने पे आई बढ़ता है, मतलब अलग अलग वैल्यूज आती है, अलग अलग रेजिस्टेंस आते हैं, तो आर कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर नॉट कांस्टेंट, बट आर इज कांस्टेंट फॉर ohmic conductor. R is constant those conductor which follow या which obey the Ohm's law. R is constant for ohmic conductor, ठीक है, ohmic conductor यानी which follow Ohm's law। ये एक छोटा सा ग्राफ होता है। क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओम्स लॉ का प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। हालांकि लॉज का प्रूफ होता नहीं है, फिर भी बुक के अंदर दे रखा है तो करवा देते हैं। वैसे लॉज एक्सपेरिमेंट से आती है, लॉज का कोई प्रूफ होता नहीं है, तो इस चीज का हम चलो प्रूफ दे देते हैं आपको। ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का प्रूफ देते हैं। अभी आप मैं जो करवाऊंगा आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कर चुके, बिल्कुल कर चुके, वही मेथड, वही टॉपिक्स, वही रिजल्ट्स हम यूज करने जा रहे हैं इसमें। तो देखिए ओम्स लॉ का रिजल्ट में देखिए हमने किया था I इज इक्वल टू VD/ENA वीना, किया था ना। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन क्या था, जिसने नहीं किया वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां से क्लियर कीजिए इस टॉपिक को। I इज इक्वल टू VD/ENA, आपको मालूम है VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्यूब, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आपको ये भी मालूम है कि VD का फॉर्मूला क्या आया था, VE टाउ बाई M, और फिर मैंने E को तोड़ दिया था, EV टाउ बाई ML। ये सारी पीछे की बातें हैं। E से V/L कैसे बना, E इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू E इंटू L, तो E कितना हो जाएगा, V/L। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं सारी चीजें। अब देखिए VD की ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो I कितना बनेगा, ध्यान से देखिए, I बन जाएगा हमारा EV टाउ अपॉन ML इंटू ENA। इसको मॉडिफाई करते हैं
ई स्क्वायर वी टाउ एन ए अपॉन एम एल। क्लियर? सब कुछ क्लियर होता जाएगा। करवा चुका हूँ पहले, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टाइम भी मैंने ऐसा कुछ करवाया था। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम एल, और ये जो वी है ना इसको मैं बाहर रख लेता हूँ। अब देखिए जरा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L is the length of conductor, N is the number of electron per meter cube, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो, and tau is the average relaxation time। क्लियर है? और ये सारी ही चीजें कांस्टेंट है, आपको मालूम है ये सारी ही चीजें कांस्टेंट है when temperature is constant। क्योंकि हम ओम्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में एक कंडीशन मैंने बताई थी कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई को इसके नीचे ले जाऊँ मैं, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू, ये जो पूरा है ये इधर आ जाएगा, एम एल ई स्क्वायर टाउ एन ए, और ये कंप्लीट टर्म क्या है? कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V को इसके नीचे लेके आऊंगा तो प्रोपोर्शनल हटेगा, कोई कांस्टेंट लगेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज कांस्टेंट इज द ओम्स लॉ। छोटा सा प्रूफ, ये एक छोटा सा प्रूफ है ओम्स लॉ का, कुछ भी नहीं है, पहले करवा चुका हूं। आपको ये मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे इसमें पुट करोगे आप, V को हमने बाहर ले लिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट। कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट, और ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट हटते ही क्या बन जाएगा? V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट इज ओम्स लॉ। द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज कांस्टेंट इज द ओम्स लॉ। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, पूछा जाए तो करना है। ठीक है, वरना कोई इतना खास नहीं है, पूछा जाए तो आपको 3 टॉपिक क्लियर हो गए। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। दूसरे नंबर पे क्या आया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कंडीशंस आपको याद रखनी है, फिजिकल कंडीशंस डज नॉट चेंज, सो ठीक है, इफ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।